अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे। मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे होंगे सबसे पहले साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब की जो ये दावा करते हुए में दिखाई दे रहे हैं, कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। साथ ही साथ उन्होंने ट्रंप और बानी में मुमासलत क्या है ये भी बताने की कोशिश की है। कुछ मुमासलत जो है हम अपने तज्ज़ियाकारों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ जो हैं दोनों पर्सनालिटीज़ के अंदर लगती हैं। आज के प्रोग्राम में हम ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक अहम सवाल ये बनता है कि साबिक सदर आरिफ अलवी, उनको ये सारी बातें अब क्यों याद आ रही हैं और ये अमेरिका जाकर क्यों याद आ रही हैं, वहाँ पर इंटरव्यूज़ देते हुए क्यों याद आ रही हैं, यहाँ पाकिस्तान में बैठकर उन्होंने ये सारी बातें क्यों नहीं की हैं। आज हम प्रोग्राम में ये डिस्कस कर रहे होंगे। साथ ही साथ जी कुरम तनाज़ा, इसकी वजूहात क्या हैं? कुछ ना कुछ वजूहात तो हमारे इल्म में हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत जो है इस वक्त केपी की, वो इस मामले को हल करने में, इस मसले को ख़त्म करने में अभी तक नाकाम क्यों दिखाई दे रही है। और इसकी नाकामी पर गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि अगर मैं वज़ीर आला होता तो मैं इस मामले को 24 घंटे में हल करा देता। भाई अभी भी तो आप गवर्नर है ना, कुछ तो आप कर ही सकते हैं, तो वो क्यों नहीं किया जा रहा है, इस सब पर भी बात होगी। और साथ ही साथ जी आज हमने देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो आमने सामने आ गए हैं। 5 सीनियर जजेस हैं जिन्होंने जी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और कहा यह है कि जो जजेस जिनको ट्रांसफ़र किया गया है, यहाँ तैनाती जिनकी की गई है, वो मफाद आमा के तहत नहीं की गई है, कुछ और मकासद के तहत की गई है, इसलिए इनका ये ट्रांसफ़र जो है ये मुमकिन नहीं बनता है, ये इस्तदा की गई है। इस पर भी आज हम बात करेंगे। किन से बात करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी स्टूडियो में सीनियर तज्ज़ियाकार काशिफ रफ़ीक साहब को आप देख सकते हैं, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है लाहौर से वीडियो लिंक पर मोहम्मद नौशाद अली साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार उस्मान अहमद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। सना मिर्ज़ा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, एंकर पर्सन हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वीडियो लिंक पर वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ रफ़ीक साहब, ये सबसे पहले जो है मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे ज़रा बताइएगा ये क्या बातें करते फिर रहे हैं आरिफ अलवी साहब, और ये बातें अमेरिका जाकर उन्हें क्यों सारी की सारी याद आ रही है। जब वो पाकिस्तान में थे वो बिल्कुल खामोश थे, तब उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगा कि यहाँ पर जमहूरियत नहीं है, अगर लगा भी तो उन्होंने इसका इजहार नहीं किया। और दूसरा सर, ये जो US एड का उन्होंने मामला उठाया है, इलेक्शन कमीशन की बात की है, क्यों वो इस सारे प्रोसेस को जो पाकिस्तान में हो रहा है US एड के साथ जोड़ रहे हैं इस वक्त पर जब खुद अमरीकी सदर इस पर एतराज़ उठा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अस्मा साहबा, ये डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो साबिक सदर पाकिस्तान, इन्होंने भरपूर कोशिश की कि जब अदम एतमाद का मामला था, चीज़ों में रिफ्ट थी, मामलात ख़राब थे, तो इन्होंने कोशिश की कि ऐवान सदर में मुलाकातें कराई। पहले माने नहीं, फिर उन्होंने कहा जी बिल्कुल उन्होंने मुलाकातें कराई हैं, लेकिन मुलाकातों में कोई कंक्लूजन नहीं हो सका। और वो मुलाकातें किससे हुई थी? बानी तहरीक इंसाफ की और जनरल बाजवा की मुलाकातें हुई, ताकि किसी की तरह कोई रास्ता निकल सके। मीडिएशन का काम इन्होंने किया। फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सारी ऐसी कानून साजी थी जिसके ऊपर पार्टी कहती थी कि आप सिग्नेचर नहीं करेंगे, इन्होंने वो भी सिग्नेचर भी की, और बाद में इन्होंने माफ़ी भी मांगी कि जी वो मैं गलती से कर गया, या जो नहीं होना चाहिए था, और जिन लोगों को इससे वो हार्मनेस हुई है मैं उनसे माजरत खाऊं। आपने सिग्नेचर भी कर दिया, आपने हर चीज़ कर दी। अब मसला ये है कि बानी तहरीक इंसाफ को हर बंदा ये लॉयल्टी देने की कोशिश कर रहा है कि सर जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ वो कोई दूसरा नहीं कर रहा। अच्छा, अब एक सदर साहब जो है उस वक्त तक तो 50-50 गेम खेलते रहे, फिर यकदम इनको ख्याल आया कि अब चूंकि ओहदा चला गया तो हमने बानी की तरफ जाना है, और वो पॉपुलर सेंटीमेंट है, हर चीज़ फिर शुरू हो गए। और अजीब मामला है कि जितने तहरीक इंसाफ के अकाबरीन है पाकिस्तान में होंगे तो या छुपे हुए होंगे, या दूसरे सूबे में होंगे, या खामोश होंगे, या मुज़ाकरात की बात करेंगे, मिल बैठ के मसले को हल करने की बात करेंगे, और जैसे बैरून मुल्क जाएंगे ऐसे ऐसे बयानात दागेंगे, खुदा जाने उनके पीछे इनका पर्सपेक्टिव क्या है। कोई उन्होंने पॉलिटिकल अजाइलम लेने होते हैं, क्या मामलात होते हैं, ये एक रोजे रोशन की तरह आया बात है। ये वैसे आपने बड़ी बात की है। और तीसरी बात, ये आप देखिए, नहीं देखें इससे पहले पॉलिटिकल असाइलम की जो आपने नहीं, बात तो इससे पहले जो लोग नहीं, इससे पहले जो लोग प्रेसिडेंट रहे हैं वो पाकिस्तान के, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि वो लेने गए हैं, लेकिन इनके बहुत सारे लोगों ने ली हुई है। अच्छा, वो मौजूद है बैरून मुल्क में, कोई यूके में है, कोई अमेरिका में है, और वहां पे वो अपने आप को उन्होंने इसलिए सस्टेन कराया। चलिए सर, उन्होंने जो कहा मुझे बता दें। सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इनको इस पर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखें मैं तो एक बात कह रहा हूं कि इनके खिलाफ तो बेसिकली जो असेंबलियां डिसॉल्व की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अंडू किया था, कासिम सूरी साहब ने एक दी थी, जो रूलिंग दी थी, वो आर्टिकल 6 बनता है
उसके ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं की गई ना किसी वजह से नहीं की गई कि इनका कोई ना कोई मामला कहीं ना कहीं ये हुक थे। अब वहां जाके आप कह रहे हैं कि यूएस एड ने पैसे दिए, इलेक्शन जो है वो धांधली ज़दा हुए, जमहूरियत वहां पे नहीं है। अच्छा नहीं है तो फिर आप केपीके की हुकूमत छोड़ दें, आप फिर अपने लोगों का असेंबलियों से निकल आए, आप कहें सेनेट से निकल आए। आप सेनेट में भी बैठे हुए हैं, आप कायमा कमेटियां लेके बैठे हुए हैं, आप चेयरमैन पीएसी लेके बैठे हुए हैं, आप सूबे की हुकूमत लेके बैठे हुए हैं और जमहूरियत नहीं है। अच्छा एक आखिरी बात, क्या खूबसूरत नैरेटिव कायम करने की कोशिश की है आरिफ अलवी साहब ने कि जनाब ट्रंप साहब की और बानी की आपस में बड़े मामला में मुमासलत है। वो मुमासलत क्यों कही गई है कि शायद जो अगर ट्रंप साहब का कोई विजन या फोकस अभी इस तरफ नहीं हो रहा कि बानी को रिलीफ लेके दिया जाए, उनकी चीज़ों को दिया, तो मैं कहूँ देखें जी जो जुल्म आपके साथ हुआ वो बानी के साथ हो रहा है, तो कोई मुमासलत की वजह से कहीं पुरानी दोस्ती को ताल्लुक हमवार हो और शायद कोई फोन कॉल आ जाए और कहें जी बानी को अडियाला जेल के दरवाजे खोल दो और लाके मसनद पे फाइज कर दो वजारत उज़्मा के। लेकिन अभी तक ना तो कोई ऐसी फोन कॉल आई है और नहीं इस तरह की कोई ट्वीट हुई है जिसकी कहा जा रहा था कि ये ट्वीट की जा सकती है, उसके ऊपर हर बंदा लगा हुआ है। ठीक है जी, ख्वाहिश है। ख्वाहिशों की जब बात हो रही है तो आपको ये भी बता देते हैं कि यूके में आप जानते हैं कि हमारे आर्मी चीफ जो हैं इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, एक तकरीब में उन्हें वहाँ पर खिताब भी करना है, स्पीच देनी है और 8 फरवरी के हवाले से जी यूके में एहतजाज भी होने जा रहा है, उसकी तैयारी कर दी गई है पीटीआई की जानिब से। एक जानिब ये लोग खत लिखते हैं, उस्मान साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, सवाल आपके लिए सर। एक जानिब ये लोग खत लिखते हैं कि जी मामलात को हम ठीक कर लेते हैं, दूसरी जानिब ये इनके जो पार्टी के जो प्रेसिडेंट रहे हैं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान रहे हैं, इनके पार्टी के एक सीनियर रहनुमा, मैं आरिफ अलवी साहब की बात कर रही हूँ, वो जाते हैं बाहर और वो इस तरह के बयान देते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं है। तो आप क्या देखते हैं कि इतना बड़ा तजाद आखिर है क्यों चीज़ों के अंदर? खतूत भी लिखे जा रहे हैं, बयानबाजी भी की जा रही है और अब एक एहतजाज की भी तैयारी है सर यूके के अंदर। जी थैंक यू अस्मा साहिबा। बात यह है कि आरिफ अलवी साहब समझते हैं कि जब अगर पीटीआई को इक़्तिदार मिले तो वही जमहूरियत है, इमरान खान साहब को दोबारा वज़ीर आज़म बना दिया जाए और आरिफ अलवी साहब को सदर बना दिया जाए तो फिर इस मुल्क में जमहूरियत है। दूसरी बात यह है कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात की जा रही है, इस वक्त जो अमेरिकन जिन्होंने वोट दिए हैं वो बहुत परेशान हैं क्योंकि वहां पर जो इस वक्त पॉलिसीज हैं, अमेरिका को कहा जाता है कि ये लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो इस वक्त डिसीजंस लिए हैं वो इमिग्रेंट्स के बहुत अगेंस्ट हैं और इस वक्त वहां पे जो इमिग्रेंट्स हैं वो बिलीव में मेरी जिन लोगों से बात हुई वो लोग कह रहे हैं कि हमने तो ये सोच के वोट दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो आकर हमारी बेहतरी के लिए कोई डिसीजंस लेंगे। और ये आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब से कल किसी ने क्वेश्चन किया कि आपने ये कहा था कि जो लोग यहाँ पर क्रिमिनल्स हैं, जो किसी क्राइम में मुलव्वस हैं, उनको जो है वो यहाँ से निकाला जाएगा। तो क्या जो लोग यहाँ पर इलीगल स्टेटस पर हैं उनको भी निकाल दिया जाएगा? तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो कहा कि हम उनको भी निकाल देंगे। देखें इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो एलॉन मस्क के जो भी टेक्नोलॉजी के हाथों मजबूर हैं। इस वक्त जो आपने भी बात कही यूएस एड की, $60 बिलियन जो है वो यूएस एड जो है वो दुनिया में जो जितने भी तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, उन लोगों को फंड्स देती थी। वो लोग जो है उनके फंड की वजह से जो है वो लोग सर जी आरिफ अलवी साहब पे आ जाए ना सर, वो भी तो यही बात कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, वो क्यों इस मौके पे जोड़ रहे हैं इस मामले को? अभी वो इसलिए जोड़ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हमें आके दोबारा हुकूमत मिले। ना तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वोट लेकर पहली अपने जो ओपनिंग स्पीच थी उनमें कोई इमरान खान साहब का नाम लिया, ना जैसे ये पीटीआई का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस दिन पहले दिन हलफ लेंगे वो आते साथ ही बानी पीटीआई को जो है वो रिहा करवा देंगे। वो तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के बिहाफ पर जो अमेरिकन बिजनेसमैन हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान में आए और कोई ऐसी स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आई। रिचर्ड ग्रेनल जिनकी तरफ से कहा जा रहा था जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल एनवॉय हैं, वो भी उन्होंने जो ट्वीट की वो ट्वीट उन्होंने कहा कि अब ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। मतलब कि अब पीटीआई का किसी पर सहारा नहीं रहा। तो आरिफ अलवी साहब ने कहा कि कोई तो और तो बयान नहीं दे रहा, मैं ही अमेरिका में जाके बयान दे देता हूं कि भाई पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है और इमरान खान साहब की मैं गुड बुक में आ जाऊं। पाकिस्तान में उनको पता था कि मैं अब बयान दूंगा ऐसा कोई तो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए। अब मैं ठीक है, लेकिन कुछ लोगों की गुड बुक से उस्मान साहब निकल सकते हैं ना, और शायद निकल भी गए हैं, इसीलिए राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए पाकिस्तान में जब आए। तो देखें यहाँ पर अभी जो कार्रवाई होती है तो इस वक्त जो पीटीआई है वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे बात करती है कि हमारे साथ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है।
जिन लोगों ने 9 मई का वाकया किया, अगर उनको पकड़ा गया है तो वो ये कहते हैं कि इन लोगों को छोड़ा जाए, इन लोगों के इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है। मतलब कि ये अपने बयानात पे नहीं सोचते, अपनी कार्रवाइयों पे नहीं सोचते, बस ये चीज सोचते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। और ये बयान का मकसद ही ये है कि पाकिस्तान में जिस वक्त डेमोक्रेसी चल रही है, पाकिस्तान पनप रहा है, पाकिस्तान फल फूल रहा है, हम उसमें ऐसा डैमेज करें इंटरनेशनली जाकर कि लोगों की नजर में ये तासुर जाए कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, ताकि यहाँ पर अगर कोई डेवलपमेंट हो रही है तो वो काम रुक जाए। ठीक है, बस तासुर चाहते हैं ये कि दिया हमें जा रहा दोबारा है कि हुकूमत में पाकिस्तान में जमहूरियत खत्म हो गई है, लेकिन पीटीआई यहाँ असम्बलियों में भी मौजूद है, हुकूमत से डायलॉग भी कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट को खतूत भी लिखे जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो जमहूरियत है इसके खात्मे का ऐलान भी किया जा रहा है। नौशाद साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर ये तो खुला तजाद है सर। जी जी, खुला तजाद। जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात जब भी करेंगे आपको ये खुला तजाद जा बजा बिखरा नजर आएगा। इसी जो तजाद की बुनियाद पर खड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि वो हमारे एक दोस्त थे, वो कहा करते थे कि जो मौजूदा वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस चीज के खिलाफ झंडा बुलंद कर रही होती है, दरअसल वो खुद कर रही होती है वही काम, और लोगों को ये बता रहे होते हैं कि जनाब ये चीज ठीक नहीं है, ये गलत है, हम उसको नहीं करना चाहिए। काशिफ साहब ने आपको बता दिया कि भाई जो है वो आरिफ अलवी साहब वहां पर क्यों मौजूद है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये मैं अभी आप जो कर रहे थे उसमें मैं एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ। ये जो बयान दिया गया है इसकी बड़ी वो है, जिसे कह लीजिए कि सिग्निफिकेंस है। वो इसलिए कि वो अपने जो कारकुनान हैं उनको ढारस बंधा रहे हैं इस बात की कि जिस तरह ट्रंप साहब जो है वो दोबारा जीत कर आए हैं, हो सकता है मुस्तकबिल में जो है इमरान खान साहब भी जो है वो जीत कर आ सकें। ये इसकी सिमिलैरिटी वो वहां से ड्रॉ करते हैं। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि जो वैसे जो हकीकत ये है कि ये जो दोनों रहनुमा हैं, इनके ऊपर आपको याद होगा कि कुछ अरसा कम तक हम कहा करते होते थे कि इमरान खान पाकिस्तान के ट्रंप हैं और जो ट्रंप साहब हैं वो अमेरिका के इमरान खान हैं, क्योंकि इनमें सिमिलैरिटीज यकीनन मौजूद हैं। ये दोनों लोग जो हैं ये अनप्रेडिक्टेबल हैं, ये इनके बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये गैर मतलून मिजाज लोग हैं, यानी ये किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये बदकिस्मती से ये दोनों ही यू टर्न ले लेते हैं अपनी बातों से। ये बहुत सी बातें करते हैं और फिर लेकिन इनको प्रेडिक्ट करके ये नहीं कि ये अपने वादों पर कायम रहेंगे। और एक और इनमें बड़ी खूबसूरती जिसे कह लीजिए कि एक है, मुझे बुरा लग रहा है कहते हुए, लेकिन ये दोनों करैक्टर के ढीले भी हैं। यानी इनकी जो माजी है वो बहुत कुछ उसके अंदर मौजूद है ऐसा जिसके बारे में गुफ्तगू होती रही है। पर्सनल उस पे नहीं जाते ना, पर्सनल उस पे नहीं जाते। मैं सिर्फ सिमिलैरिटीज के अंदर आ रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा उसके ऊपर, मजीद बात नहीं करूंगा। लेकिन अब मामला ये है कि ये जो इस वक्त अलवी साहब वहां करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है, ये जो जितनी भी ये खतूत लिखे जाएं या ये कि जी हमारी तहरीक चलने लगी है जो ईद के बाद, और सिर्फ और सिर्फ अपने कारकुनान को ढारस बंधाई जाती है कि गुजरे। ठीक हो गया, लेकिन ये कारकुनान की ढारस बंधाने के लिए ये 17 मिलियन डॉलर्स का जिक्र, मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए एक आसमा। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है उसमें तेजी से कमी आ रही है। अभी जो यूएमटी ने सर्वे किया है उसके सर्वे के मुताबिक कोई 8% जो है, यानी तकरीबन 8 पॉइंट्स जो है वो कमी आई है, और नून लीग की 8 पॉइंट्स बढ़ गई है। तो इस पर्सपेक्टिव में भी उन्हें जरूरत है इस बात की कि वो किसी तरह से लोगों को एंगेज रखे, खास तौर पर अपने कारकुनों को एंगेज रखे। वो कारकुन, केपीके के कारकुन खास तौर पर सबसे ज्यादा सवालात उठा रहे हैं। पंजाब और केपीके का जब कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं उससे जो बड़ा प्रॉब्लम आ रही है, पंजाब में जो तरक्की हो रही है उसको देखकर। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं का वहीं है। सना मिर्जा साहिबा की तरफ मैं आ जाती हूँ। सना मिर्जा साहिबा, आप फरमा दीजिएगा कि अगर इंतखाबात पर तनकीद करनी थी, पाकिस्तान में इलेक्शन के जो निज़ाम है या इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर तनकीद करना थी, इमरान खान के साथ जो ज्यादती भी उसका जिक्र करना था, तो इसमें क्या ये ज़रूरी था कि जो 17 मिलियन डॉलर्स हैं यूएस एड के, इनको साथ में जोड़ा जाता? क्या मकासद हो सकते हैं इसके पीछे आरिफ अलवी साहब के? सना साहिबा।
तो देखिए, पहले तो मुझे ये बताएं कि आरिफ अलवी साहब जब सदर के ओहदे पर बराजमान थे तो उस वक्त कौन सा वो सदारती मनसब को मलहूज़ खातिर रखते थे? वो उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे। ये गड्ढापुर साहब जब से वजीर आला बने हैं, ये वजीर आला से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ज्यादा नजर आते हैं। तो पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई भी सियासी शख्सियत हो, जब वो किसी ओहदे के ऊपर बराजमान होती है तो उससे ओथ ये लिया जाता है, जो मेरा ख्याल है दिन से लेकर दिन तक जाता है, कि जी आपने पहले सियासी कारकुन होना है और उसके बाद अपने ओहदे से इंसाफ करना है। आरिफ अलवी साहब ने जो अपना दौर गुजारा बहैसियत सदर की, वो इसलिए कंट्रोवर्शियल रहा क्योंकि उस वक्त जो हुकूमत रही पीडीएम की, या सो कॉल्ड आप जो भी कह लें, उस पीडीएम की हुकूमत में वो तमाम तर मसाइल पैदा करने की बुनियादी वजह है जितने वो अपने तौर पर कर सकते थे। और कई मौके के ऊपर खान साहब उनकी परफॉर्मेंस से नाला भी रहे, उनको तनकीद का निशाना भी बनाया और उनसे नाराज भी हुए कि आप एज अ पीटीआई कारकुन परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि सदर आरिफ अलवी साहब की कुछ अपनी मजबूरियां भी रही होंगी। अच्छा, फिर मैं ये समझने से काफिर हूँ कि जब अमेरिका में शहबाज गिल साहब जैसी शख्सियत मौजूद है, जुल्फी बुखारी साहब का एक अपना इन्फ्लुएंस है, फिर दीगर सोशल मीडिया के जो टीम के मेंबर्स हैं वो भी अमेरिका में ऑपरेट करते हैं, तो आरिफ अलवी साहब ऐसा खास पैगाम लेकर अमेरिका गए क्यों है? या तो ये कहा जाए कि ये कोई उनका जाती दौरा है, उस दौरे के दौरान साइडलाइंस के ऊपर वो मुलाकातें करें, तो इससे कतई नजर कि वो साबिक सदर की हैसियत से अमेरिका में इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे, उन्होंने जो करना है वो उस एजेंडे के बहार से सामने आ रहे हैं। देखिए, मैं पर्सनली आरिफ अलवी साहब की एज अ सीनियर पॉलिटिशियन जरूर उनकी मद्दा हूँ, क्योंकि वो एक बड़े अच्छे निगोशिएटर समझे जाते रहे हैं माजी में और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मामला को हल की तरफ लेके जाते रहे हैं। लेकिन इस मर्तबा अगर वो ऐसी कोई गलती करते हैं जो कि पाकिस्तान के लिए एज अ स्टेट नुकसानदेह साबित होती है, या वो एज अ स्टेट इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान को डैमेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जिस तरीके से एक एक्सट्रीम लॉबिंग जो है वो अमेरिका में चल रही है खान साहब की रिहाई के लिए, वो मेरा ख्याल है उसने माजी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। एक तरफ हम ये सुनने में आ रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर गड्ढापुर साहब बड़ा इफेक्टिव रोल एक मर्तबा फिर प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका में भी उनके लिए पूरी लॉबिंग हो रही है। लेकिन अगर ऐसे में अलवी साहब कोई ऐसी गलती करते हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि जो एक परसेप्शन पहले ही बड़ा नेगेटिव हो चुका है खान साहब के खुतूत के बाद, उस परसेप्शन को रिवर्स करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े बुरे तरीके से नाकाम। अच्छा सना साहिबा, ये बार बार एक और जिक्र भी हम सुन रहे थे कोई पिछले 15-20 दिनों से कि आरिफ अलवी साहब जो हैं उनकी बतौर साबिक सदर जो उनके पास मराहत हैं वो वापस ली जानी चाहिए। और अभी जब आपने एक्शन की बात की कि ये पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए बड़ा ख़तरनाक हो सकता है, तो सनाउल्लाह साहब ने भी ऐसी बातें की हैं कि जिस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जा सकती है और कम से कम उनकी मराहत तो वापस लेनी चाहिए। आपको लगता है अब ये हो रहा होगा जब वो वापस आएंगे वतन? देखिए, मेरा ख्याल नहीं है, क्योंकि मेरा ख्याल यह है कि मुस्लिम लीग नून इस किस्म का अमल देने में नाकाम नजर आई है। हमें माजी में भी कई मिसालें मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो आपको याद है, मियां साहब जब नवाज शरीफ साहब मिलने के लिए जाना चाहते थे खान साहब के लिए, तो बनीगाला तक का रोड उन्होंने बनवा दिया था। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, पूरे दिल के साथ बहुत से इकदाम करते रहे मियां नवाज शरीफ साहब। तो मेरा ख्याल ये कि राना सनाउल्लाह साहब कहते जरूर हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि प्रैक्टिकली ये होगा, क्योंकि अलवी साहब जो भी कुछ है साबिक सदर रहे हैं और वो इस किस्म का एक, क्या कहना चाहिए कि इस किस्म की एक मिसाल नहीं सेट करना चाहेगी मुस्लिम लीग नून। आपको याद होगा कि खान साहब कहते थे मैं एसी उतरवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा जेल के, जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे। लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि नून लीग उस एक्सटेंट तक जाएगी जिस एक्सटेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर्ट कर चुकी है। मुझे ब्रेक लेना है सना साहब, और काशिफ साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। वक्त हमारे पास कम है। काशिफ साहब 30 सेकंड्स में अगर आप कह सकें प्लीज। बस मैं सिर्फ एक चीज़ के बसद एहतराम सना मिर्जा साहिबा से, देखें जो पॉलिटिकल वर्कर होता है जिस मसनद पे फायज होता है उसने अपने पार्टी को ही टो करना होता है। सदर जरदारी साहब दूसरी दफा सदर बन के बैठे हुए हैं तो पीपल्स पार्टी को वहीं से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब नून लीग को ऑपरेट कर रहे हैं, मरियम बीबी भी नून लीग के लिए काम कर रही हैं। सो इस आर्गूमेंट के ऊपर बावजूद इसके कि उनके जो भी वहाँ पे काम है, जो भी चीज़ें हैं, मैं उससे मुझे इख्तलाफ होगा, लेकिन ये जो आर्गूमेंट है बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए सिर्फ ब्रैकेट करना मुनासिब नहीं। ठीक हो गया। उस्मान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रोड्यूसर साहब से पूछ लेते हैं। 30 सेकंड्स दे दें इनको प्रोड्यूसर साहब। जी 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 उस्मान साहब। मैं ये कहना चाहता हूं कि पीटीआई को चाहिए कि वो अपना जो पार्टी का चेयरमैन है वो डोनाल्ड ट्रंप को अनाउंस कर दें। दूसरी चीज ये मैं कहना चाहता हूं कि आपको मैं बताऊं कि अभी ये काशिफ साहब ने बात कही, इस बात पे ब्रेक ले लेते हैं, इस बात पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक में इसको डिस्कस कर लेते हैं उस्मान साहब ऑफ एयर। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे दोबारा। वेलकम बैक जी। बात होगी अब कुरम की। कुरम तनाज़ा क्यों हल नहीं हो पा रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है और
क्या वजह है कि गवर्नर के पी एक फार्मूला तो बता रहे हैं कि अगर वो वज़ीर आला होते के पी के तो वो फ़ौरन से इस मसले को 24 आवर्स के अंदर अंदर हल कर लेते। काशिफ साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो अभी दावा किया जा रहा है गवर्नर के पी की तरफ से, जो भी उनके पास कुछ ऐसा है, अगर मैजिक है तो वो क्यों नहीं शेयर कर लेते वज़ीर आला से? देखिए, मुल्क तो सभी के है ना, ये जो मामला है इसे हम सभी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ जुड़ा हुआ है, तो क्यों वो शेयर नहीं कर लेते वो चीज़ें, क्यों उनको गाइड नहीं कर देते सीएम साहब को? देखें, जो फैसल करीम कुंडी साहब है ना, ये गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, इनका और अली अमीन गंडापुर साहब का ज़िला भी एक है, इनका कहीं ना कहीं फैमिली रिलेशन भी है, चीज़ें भी हैं, और जब ये मिलते हैं तो बड़े मुस्कुरा के बड़े खुले दिल से मिलते हैं। लेकिन फैसल करीम कुंडी साहब ने बेसिकली कुरम मसले के ऊपर हल की बात नहीं की, उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि पहले मुझे वज़ीर आला बनाएं, फिर मैं आपको वो गिदड़ सिंगी बताऊंगा कि जिससे अमन हो सकता है। भाई, आप एक सूबे के गवर्नर हैं, हाँ। आप लोगों को मरता हुआ देख रहे हैं, हाँ। अमन में लोग परेशान हाल हैं, कोरम के लोग आसूदा हाल नहीं हो पा रहे, आप इस सूबे के गवर्नर, इस मुल्क के बाशिंदे हैं, आप कहें जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाँ। ये मेरे पास एक गिदड़ सिंगी है जिससे अमन कायम हो सकता है, ले मैं आपको दे रहा हूँ। चले जी, अली अमीन गंडापुर साहब को ना दे, वज़ीर आज़म साहब को दे दें, भाई अस्करी इदारों के अकाबरीन को दे दें। किसी को फार्मूला बताए तो सही कि ऐसा कौन सा फार्मूला आप छुपा के बैठे हुए हैं कि आप वज़ीर आला होंगे, ये बिठा सकते हैं उनको लाके उनके आगे बिठा कि दें। आप वज़ीर आला होंगे तो ही मसले का हल करेंगे। क्योंकि इतनी बड़ी मीटिंग्स हुई, आर्मी चीफ ने वहां पे मीटिंग की, तमाम स्टेक होल्डरों को बुलाया, वहां पे खुले दिल से कहते कि जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इस खित्ते के लिए, इस सूबे के लिए, इस कुरम की आवाम के लिए ये मेरे पास हल मौजूद है, इसके ऊपर काम कीजिए तो और अमन कायम हो जाएगा, शायद लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत बढ़ती। लेकिन नहीं, आप अपनी ख्वाहिश का इजहार करें कि मैं वज़ीर आला होऊंगा तो ये काम करूंगा। अल्लाह को माने, अपने स्टेटस से निकलें, अपनी ख्वाहिशों से निकलें, अवाम का भी सोच लें। कल आपको भी अवाम ने कहना कि गवर्नर साहब आपने माँ सिवाय गंडापुर साहब के ऊपर तनकीद करने के, उनकी कमियों को उजागर करने के, उस पर बात करने के आपने प्रैक्टिकली किया क्या? सिर्फ एक मसल्स दिखाए एक दूसरे को ना। अली अमीन गंडापुर साहब इस पर काम करने को तैयार है। अली अमीन गंडापुर साहब की सूरत हाल और है, पार्टी आपस में खलफिशार का शिकार है, धड़ेबंदी मौजूद है। अली अमीन गंडापुर साहब को जुनैद अकबर पसंद नहीं, जुनैद अकबर को अली अमीन गंडापुर साहब का ग्रुप पसंद नहीं, और टाइम हमारे पास इस सेगमेंट में कम है, मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। आपने कहा कि इल्जामात लगाए जा रहे हैं, इक़दामात नहीं हो रहे। इक़दामात की जब हम बात करते हैं तो उस्मान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। जब एक ग्रैंड जरगा हुआ था तो उसमें तय ये हुआ था कि कुरम की जो मरकजी शाहराह है उसके ऊपर चेक पोस्टें बनाई जाएंगी, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स भर्ती होगी, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई है। सर क्यों? साहब, यहाँ पर ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान साहब के दौर में जो 35,000 जो टेररिस्ट थे जिनको अफगानिस्तान भागना पड़ा, उनको बुलाया गया, ये वही वजह है कि आज बदअमनी है। और कुरम का थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि ये एक समोसा नुमा तकोन टाइप है, जिसकी 3 जो सरहदें हैं वो मिलती हैं अफगानिस्तान से, एक जो सरहद है वो मिलती है केपीके से, और वहां पर बकायदा ट्रेनिंग कैंप्स रहे हैं टेररिस्ट के, जो लोग सोवियत वॉर के लिए यूज होते थे। और यहाँ पर ये इलाकाई जो बदअमनी है उसके लिए इलाकाई जो रोल नहीं है, इसमें आलमी रोल भी है। अब बात यह है कि कुरम का जो इशू है, और मैं अभी आपने बात कही गवर्नर केपीके की, वो लाहौर में आए थे तो एक दिन पर हमारी उनसे मुलाकात हुई, तो हमने उनसे कहा कि सर आप ये बताएं कि वहां पर ऐसे हालात हो गए हैं, तो ये हम टीवी पर सुनते हैं कि वाकई ये संजीदगी में भी ऐसे सीरियस भी ये हालात वाकई हकीकत में ऐसे हैं कि वहां पर तालिबान बहुत ज्यादा आ गए हैं। उन्होंने कहा कि वहां पर शाम के वक्त निकलना नामुमकिन है। हाँ। जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जो तालिबान है, वो बाकायदा नाके लगाते हैं, शहरियों की चेकिंग करते हैं, और वहां पर बहुत ज्यादा परेशान कुन हालात हैं। देखें, जो गवर्नर की तो सर ये हालात सही करने के लिए जरगे में जो फैसला हुआ था उस्मान साहब, उस पर क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो सका? आपके पास क्या इत्तलात हैं? क्या उसमें हर्डल क्या है, रुकावट क्या है? इम्प्लीमेंट किसने करवाना है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है वो वज़ीर आला केपीके की है, जो गवर्नर होता है वो सेरेमोनियल पोस्ट होती है, वो तो बस अपनी एडवाइस ही देख सकता है, उसके बस में तो थाना भी नहीं होता। देखें, जो वहां पर वज़ीर आला केपीके हैं, काशिफ साहब की बात बिल्कुल ठीक है, अगर उनके पास कोई ऐसा गिदड़ सिंगी है वो अपनी गिदड़ सिंगी शेयर करें, वो हाली मसल्स ना दिखाएं, मगर वहां पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो वज़ीर आला केपीके का है, वो तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाएं और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। देखें, आर्मी जो है वो ऑलरेडी
इंगेज है, वो वहां पर ऑपरेशंस कर रही है, शहीद भी लोग हो रहे हैं, मगर वो इतनी बड़ी तादाद में जो लोग 35,000 वहां से अफगानिस्तान से यहाँ पर आए, ये बेसिकली वही लोग हैं जो वहां पर बदअमनी फैला रहे हैं। ठीक है सर, आ गए ना। अब तो मेरे ख्याल में हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और इसका हल तलाश करना चाहिए। अगर हम वजूहात में ही लगे रहेंगे, जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे, तो फिर उनमें गवर्नर केपी जो कर रहे हैं और सीएम जो कर रहे हैं आपस में इल्जाम तराशी, तो अगर हम भी इसी तरह से शुरू हो जाएंगे तो क्या फर्क रह जाएगा। बहरहाल मैं आना चाहूंगी नौशाद साहब आपकी तरफ। ये जो पीटीआई की इत्तेहादी जमात है, मजलिस वादुल मुस्लिमीन, उनके पार्लिमानी लीडर हैं एमएनए इंजीनियर हमीद हुसैन, वो ये कह रहे हैं कि हालात पहले भी खराब थे, अब मजीद खराब होते चले जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है अपने ही इत्तेहादियों पर, पीटीआई पर। उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमती हलके हैं, ये हालात खराब करने वालों की सरपरस्ती कर रहे हैं। सर वाकईतन ऐसा है? देखिए, कुरम के मामला जो है ना, वो इंतहाई संजीदा मामला है और ना ही वो इतना आसान है कि हम यहाँ प्रोग्राम पे उसके ऊपर गुफ्तगू के जरिए उसको कोई हल कर सकते हैं। बिल्कुल सर। मसला ये है कि जो कुरम का मसला है, ये जो गवर्नर साहब की बात है वो तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, उसको तो आप छोड़ दीजिए, वो एक सियासी बयान है। ठीक है। कुरम पेचीदा मसला इसलिए है कि वहां पर जो मसला आ रहा है, जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है। देखिए, आपने चंद दिन पहले सुना है साहब ये चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान भेजेंगे मुज़ाकरात के लिए अपने वफूद, दो वफूद को, वो दो वफ्द भेजेंगे। अब जो दो वफ्द जाएंगे वो बेसिकली चाहते क्या है? हुआ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू से तालिबान के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। इसी वजह से इमरान खान साहब को आज नहीं, आज से 15 साल पहले भी तालिबान खान का खिताब मिला था